ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। हम लोगों ने बताया होगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, कि 3 तरह का बॉन्ड हमें डिस्कस करना है, स्पेशली लेविस-कोशल थ्योरी में। पहला था आयनिक बॉन्ड, दूसरा था कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कल हमने जो बताया होगा कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, कुछ बातें क्या थी थोड़ा सा सुन लो। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया गया होगा कि जनरली कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तब बनता है। ठीक है, और यहाँ भी मेन एम क्या होता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना मेन एम होता है। ठीक है, दूसरी बात बताई गई होगी कि जब भी हम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा, 4 की शेयरिंग करेंगे तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है ना। उसके बाद से तो बताया गया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। एक चीज और थी, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी मीन्स होता है कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ठीक है ना, दूसरे एटम के साथ, वही उसकी कोवैलेंसी होती है। और वहाँ पे बताया गया होगा कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को भी देख के हम लोग बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट की कोवैलेंसी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्ड बनाए गए हैं, उसको देख करके हम बता सकते हैं कोवैलेंसी। बंद कर दो तो और जो है उसके बाद से बताया गया होगा, कोवैलेंसी के बाद से बताया गया होगा प्रॉपर्टी के बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें सबसे पहली चीज थी कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में होता है। मोस्ट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड गैस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद से बताया गया होगा कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। फिर बताया गया है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवैलेंट कंपाउंड्स अगर लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं तो उसके पीछे होता है वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि काफी वीक होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जल्दी अलग हो जाते हैं और सॉलिड से वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, सॉलिड से लिक्विड में जल्दी चेंज आते हैं। इसके बाद से बताया गया होगा कंडक्टिविटी के बारे में। तो जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं वो जनरली कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो एक कंडक्टर का काम करता है। ठीक है ना, उसमें बताया गया होगा ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता था इस वजह से। एक चीज और था कि जो कोवैलेंट कंपाउंड है, जैसे कि वाटर है, जैसे कि अमोनिया है, तो ये कुछ कोवैलेंट कंपाउंड ऐसे हैं जो आयनाइज होकर के इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन करते हैं। तो हमने बताया होगा कि वाटर जनरली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा, लेकिन वही वाटर अगर आयनाइज हो जाए तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि जब आयनाइज होगा तो उसमें फ्री आयंस आ जाएंगे और फ्री आयंस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। इसके बाद बताया गया होगा कि किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में बात करें तो ये वहां पर ज्यादा सॉल्युबल होता है जहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड्स का भी नेचर कैसा होता है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर नेचर होने की वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा, और जबकि पोलर सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम होती है। ठीक है ना, बेकार होती है सॉल्युबिलिटी। उसके बाद से बताया गया होगा कि ये वोलेटाइल भी होता है, और जबकि आयनिक सॉलिड कैसे थे, अच्छा। इसके बाद से और कुछ इसमें था ऐसा, इसमें हाँ डायरेक्शनल बॉन्ड। हमने एक चीज बताया होगा कि कोवैलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल बॉन्ड हो जाता है, जिसकी वजह से 3D स्पेस में ये एक ज्योमेट्री बनाता है। ज्योमेट्री बनाने का मतलब क्या होता है, एक शेप कंटेन करेगा, एक स्पेसिफिक शेप कंटेन करता है। आगे इसकी बात करेंगे, आगे क्या बात करेंगे, आज बात करना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो जो कल बातें हुए थे हो गया, थोड़ा सा इसके आगे बात करेंगे। बहुत अच्छे सुनना, ये जल्दी समझ में नहीं आता है लोगों को, इसलिए बहुत अच्छे सुनना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो मैं यहाँ बताया हूँगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कि ये बॉन्ड भी एकदम कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, बट यहाँ पे शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन
कोई एक पार्टिकुलर एटम डोनेट करता है, ठीक है ना। थोड़ा सुनेंगे इसको कैसे। मैं बोल रहा हूं कि एक एटम ए है और एक एटम बी है, ये दोनों एक दूसरे को स्टेबल करना चाहते हैं। ये ए वाला एटम ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन किए हो सकता है, मतलब इसके पास हो सकता है 8 इलेक्ट्रॉन पहले से हो, या हो सकता है कि इसके पास वैलेंस शेल में कहीं और भी शेयरिंग कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन कहीं और शेयरिंग करने की वजह से इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसको ये डोनेट कर देता है इस बी को स्टेबल करने के लिए। तो ये बी वाला, ये जो ए का इलेक्ट्रॉन 2 है, ये इसको डोनेट करता है। तो ये परमानेंटली नहीं दे देता है, ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता है, वो आयनिक बॉन्ड में होता था। यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर रहा है कि ये लो और यूज करो, और जबकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे ही रहेंगे, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन का ये भी यूज करेगा और ये भी यूज करेगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से कहीं अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा जब एक एग्जांपल ले लें। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास है एक एग्जांपल ओजोन O3। इसमें देखा जाए तो एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। इसका मतलब इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और मैं बताया हूँगा कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों के पास कमी है। और हमने ये भी बताया हो कि अगर दोनों एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है तो उस केस में क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब यहाँ पे शेयरिंग होगी। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2, और इसको 2, तो कितने की शेयरिंग करेंगे? 2 की। हमने बताया होगा जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उतनी की शेयरिंग की जाती है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगा दे और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी शेयरिंग पे लगा दे, तो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे आ गए। और ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? अब दोनों एटम के हो गए, इसके भी हो गए और इसके भी हो गए। तो इस तरह से इस ऑक्सीजन के पास देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए, और इसके पास भी 8 हो गए। 4 and 4 8 चलेगा। अब देखा जाए तो ये एटम भी स्टेबल हो चुका है, ये भी स्टेबल हो चुका है, लेकिन क्या ये स्टेबल है? नहीं। इसके वैलेंस शेल में अभी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबल होना है। तो ये कैसे स्टेबल होगा? तो अगर हम देखें तो ये चाहेगा नहीं अब शेयरिंग करना, क्यों? इसे जरूरत है क्या? इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये खुद को, अब देखो ये शेयरिंग करेगा तो इसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो कि लेविस कोशल थ्योरी को क्या कर देगा? गड़बड़ा देगा। लेविस कोशल थ्योरी कहता है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल होगा। तो ये हम इस तरह से शेयरिंग नहीं कराएंगे कि यहाँ 10 हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसी 2 इलेक्ट्रॉन को हम शेयरिंग पे लगा सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लो यूज करो, इसका मैं भी यूज करूंगा और तुम भी यूज करना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, लेकिन अब ये भी शेयर कर रहा है। क्यों? अब देखो तो इसके पास कितने हो गए? 6 और 2 8, और इसके पास भी 8 है। तो इस बॉन्ड को इस इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो ये मात्र एक तरफ से आ रहा है। तो इसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, इस बॉन्ड को। यहाँ पे तो कोवैलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं, डबल बॉन्ड ऐसे हो गया। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये शेयर तो किया गया है, लेकिन किसी एक तरफ से शेयर किया गया है। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, एरो के थ्रू, ऐसे कि इसने शेयर किया है इसके साथ, ठीक है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयरिंग होंगे। क्या सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया? देखो तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री बचे थे तो 2 बच गए, 2 यहाँ शेयरिंग में चले गए, 2 यहाँ शेयरिंग में लगा दिया है। इसके पास 6 थे, 2 यहाँ पे, 4 बच गए। और इसके पास 6 थे, वो 6 अपने पास रखा है, और 2 इधर से आ गए। क्या दोनों के पास, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया? तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग, अल्टरनेटिव जो नाम है इसका, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। नाम से पता चल रहा है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे एरो साइन से, ठीक है ना। ये तो समझ गए होंगे। एक चीज और है, यहाँ पे जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस एटम का नाम हम बोलते हैं कि ये है हमारा डोनर एटम।
और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल होता है इसको हम नाम देते हैं एक्सेप्टर एटम। ठीक है ना। अब थोड़ा सा सुनेंगे, ये हमने एक एग्जांपल बताया, ऐसे और भी एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि अमोनियम आयन, इसकी बात कर रहे हैं अमोनियम आयन NH4+। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये नाइट्रोजन है, इसके पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 की जरूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इसके पास देखा जाए तो 4 हाइड्रोजन है, तो ये चारों हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करना शुरू करता है। अगर हम 4 हाइड्रोजन की बात करें तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ, एक यहाँ पे रख दे रहा हूँ। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1-1 होते हैं। और हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे स्टेबल होने के लिए? 1-1 और चाहिए होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम के जैसे सिमिलर माना जाता है। हीलियम जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रख करके स्टेबल है, वैसे हाइड्रोजन भी, तो इसको 2 चाहिए, तो ये भी शेयर करता है इसके साथ। 1-1 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग में आ गया, तो इस तरह से एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे भी बन गया कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ भी बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। चलेगा। एक हाइड्रोजन बच गया। और हम देखें नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 to 4 to 6 and to 8। मतलब नाइट्रोजन स्टेबल और 3 हाइड्रोजन स्टेबल, एक हाइड्रोजन जो है वो बचा है। अच्छा देखो प्लस चार्ज भी है, तो अगर मैं इस H के ऊपर प्लस लगा दूं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखा है। हाइड्रोजन के पास तुमने पढ़ा होगा कि एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके पास क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं, सिर्फ प्रोटॉन है, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है भी नहीं कि ये शेयरिंग में लगाए, तो ये शेयरिंग कर नहीं सकता, तो ये क्या कर सकता है? सिर्फ ले सकता है। और नाइट्रोजन को देखें तो ये स्टेबल है, तो ये शेयरिंग करना नहीं चाहेगा, तो यहाँ पर बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे इसको नाइट्रोजन शेयर करता है इस हाइड्रोजन के साथ कि ये लो यूज करो। तो ये इस हाइड्रोजन आयन को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए, स्टेबल ये भी हो गया, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज ये नाइट्रोजन भी कर रहा है। तो इस तरह से नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, बन गया। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बन गया। ठीक है। इस तरह से और एग्जांपल देखते हैं, जैसे HNO3, क्या नाम है इसका? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल, अभी कहानी करके आए हम लोग, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग पे लगा देता हूँ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो ये हो गया ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन ऐसे शेयर पे लगा दो तो देखा जाएगा तो इस नाइट्रोजन के पास अभी करंट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गया, और 2 इसके पास बचे होंगे एक्स्ट्रा। अरे भाई 5 होते हैं वैलेंस सेल में, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, 3 जगह शेयरिंग किया, तो 6 इलेक्ट्रॉन उधर से आ गया शेयरिंग से, और 2 इसके बाद बचा था, स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन 3 थे तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ आ गया। हाइड्रोजन 1 है, एक हाइड्रोजन को यहाँ शेयरिंग पे लगा दो तो एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन उधर। ये ऑक्सीजन की बात करें, देखो तो ऑक्सीजन ने एक इधर शेयरिंग पे लगाया, एक इधर शेयरिंग पे लगाया, 2 शेयरिंग पे लगाया है, और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितना होता है? 6 होता है ना। तो ये 2 और 2 4 अभी बचेगा। अरे भाई 4 5 6, तो एक इधर शेयरिंग पे किया, एक इधर शेयरिंग किया, और 4 बच गया एक्स्ट्रा, तो 4 ये और 4 ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। और क्या ये ऑक्सीजन स्टेबल है? देखो तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितना? 6, तो 2 शेयरिंग पे लगाया है तो बचा कितना होगा? 4 बचा होगा, तो 4 ये और शेयरिंग वाले 4, मतलब सब एटम स्टेबल हो गए। बचा क्या है? एक ऑक्सीजन बचा है। अरे भाई 2 ही ऑक्सीजन अभी हमने भरा, एक बचा होगा। उस ऑक्सीजन को स्टेबल होना है, और इसके पास अगर हम देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन है,
तो इसके साथ क्या ये नाइट्रोजन शेयरिंग करेगा? नहीं, शेयरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये नाइट्रोजन खुद ही क्या है, स्टेबल फॉर्म में आ गया है। तो अब ये शेयरिंग नहीं करेगा, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग पे लगा सकता है, ठीक है ना। और अगर अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग पे लगाएगा तो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर देखा जाए तो ये नाइट्रोजन शेयरिंग पे लग गया दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी हो गए, तो 6 और 2 8 हो गया, और इसके पास 8 था ही, 4 तो 6 and 2 8 बन गया। तो ऐसे ही बन जाएगा। तो ऐसे ही बना के दिखाना है हाइड्रोनियम आयन का H3O+ बना के दिखाएं सब लोग। क्या हुआ? हम क्या करें, नहीं दिख रहा, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है। ये नोट कर लें सब लोग और वो करके दिखाएं जल्दी से, ठीक है ना। नोट कर लो जल्दी से। क्या होगा? क्या नहीं इसमें समझ में आया? सर किसको भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से स्क्रीन कीजिए ना, ऐसे कंफ्यूजन हो गया। अरे भाई 8 8 नहीं हो रहा है सर। आप बोल रहे हैं कि शेयरिंग नहीं करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर में लगा देगा, तो फिर शेयर तो कर ही रहा है ना। म्यूचुअल शेयरिंग में और शेयरिंग में अंतर है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब हुआ दोनों तरफ से शेयरिंग होगी, तब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और शेयरिंग का मतलब है सिर्फ शेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। इस शेयरिंग का मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लगा रहा है कि तुम भी यूज करोगे, मैं भी यूज करूंगा। क्या ये म्यूचुअल शेयरिंग है? और ये म्यूचुअल शेयरिंग है। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल शेयरिंग नहीं करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना ऑब्जेक्ट क्या कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है। लेकिन अगर ऐसे शेयरिंग कर रहा है तो ये स्टेबल भी रहेगा और इसको भी स्टेबल कर देगा। तो इस तरह की शेयरिंग कर पाएगा, लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग नहीं करेगा। तो जल्दी से बना लें। नाली होती है उसमें कूद के मरो जल्दी से। नीट वालों को पेपर जबकि और आसान था, जेई वालों का पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेवल का था। नीट वालों का इतना पेपर इजी होने के बाद ये हाल है। हो गया। इसको देखेंगे H3O+, इसको कैसे किया जाएगा तो सुनना। तो ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, एक को यहाँ रख दे रहा हूँ, एक को यहाँ रख दे रहा हूँ। और प्लस है ना, तो या तो तुम हाइड्रोजन पे प्लस रख सकते हो या तो ऑक्सीजन पे। तो मैं हाइड्रोजन पे ही प्लस रखूंगा, ठीक है ना। आगे सुनना, ये पहले बताओ ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 2 to 4 and to 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना होगा? 2 की ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और जितने चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए उतने ही की शेयरिंग करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराना, एक इधर शेयरिंग करा दो, एक इधर शेयरिंग करा दो। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये शेयरिंग मिला गया, कोवैलेंट बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या ये ऑक्सीजन स्टेबल हो गया? 4 4 8 हो गया। हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या इस हाइड्रोजन के पास 1 भी इलेक्ट्रॉन है? नहीं, ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके पास 1 भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और ये शेयरिंग नहीं कर सकता। क्या ये म्यूचुअल शेयरिंग कर पाएगा? म्यूचुअल शेयरिंग के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग में देता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब यहाँ इसके साथ शेयर करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से। तो ये भी स्टेबल हो गया 2 इलेक्ट्रॉन पा करके। और इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी स्टेबल है, 2 to 4 to 6 and to 8।
तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बन गया, चलेगा? नोट कर लो, चले हटा दिया जाए, ठीक है? अब बस बात करना, आते हैं इसकी आगे की बातों पे। सुना थोड़ा सा, अगर मैं सुनो, जैसे प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैं आयनिक कंपाउंड का अलग प्रॉपर्टी बताया गया होगा, कोवेलेंट का अलग प्रॉपर्टी बताया गया होगा, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसका कोई जैसा था कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं, अभी हम लोग जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर अभी कुछ देर बाद बताएंगे तुम्हें कि हम प्रेजेंट टाइम में इसको कंसीडर नहीं करते हैं, इसको हम रिप्लेस कर चुके हैं चार्ज कोवेलेंट बॉन्ड से या डबल कोवेलेंट बॉन्ड से। क्या बोला? जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है प्रेजेंट टाइम में इसको हम मानते ही नहीं है। कहां पर मानते हैं? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, केवल वहीं पर इसको मानते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? तो थोड़ा सा काफी लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता दूं कि 4FeCN का होल 6, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है, उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। केवल इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ही हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। जो नॉर्मल कंपाउंड है, जैसे कि यहाँ पर है, चाहे अभी हमने ओजोन में बनाया है, चाहे अमोनियम आयन बनाया है, इन सब कंपाउंड में करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं। इसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग या तो चार्ज कोवेलेंट बॉन्ड से, अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको रिप्लेस करते हैं। चार्ज कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं या डबल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना? तो ये दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड है, एक चार्ज वाला और एक डबल वाला। इसकी हेल्प से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। बट खैर ठीक है, जानना जरूरी था इसलिए, क्योंकि हम नहीं जानते तो रिप्लेस कैसे करोगे, ठीक है ना? प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिस कंपाउंड में पाया जाएगा वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। एक तरह से कहा जाए तो आयनिक बॉन्ड का हम बात करे होंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था। आयनिक कंपाउंड जहां पे पाया जा आयनिक कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जा रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई था और कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट लो था। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाएगी तो उन दोनों के बीच का होगा, मतलब इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखता है। आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी और कोवेलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी, उन दोनों के इंटरमीडिएट जो प्रॉपर्टी बनेगी वही ये कंटेन करते हैं, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई एक अलग तरह से प्रॉपर्टी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये दोनों के इंटरमीडिएट जो प्रॉपर्टी होगी वो हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं मेल्टिंग पॉइंट आयनिक का बहुत ज्यादा है, कोवेलेंट का बहुत कम है, तो इसका क्या होगा? उन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट के बीच में आएगा, इंटरमीडिएट कहीं पे बिलोंग करेगा, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको रिप्लेस कैसे करते हैं। तो हम रिप्लेस करने वाली बात करें उससे पहले हमें बताना पड़ेगा पीरियड सेकेंड और पीरियड थर्ड के बारे में। पीरियोडिक टेबल को लाया है, थोड़ा सा एक दे दो, उसी पे डिस्कस कर लेते हैं। हमने बताया होगा, सुनेंगे, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है और हमने बताया होगा, ध्यान सुनो तो, ये हमारे पास पीरियड फर्स्ट है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, और दूसरा पीरियड है लिथियम से लेकर के नियॉन तक, पता है, और थर्ड पीरियड है सोडियम से लेकर के आर्गन तक। तो अगर मैं बोलूं कि सेकेंड पीरियड में कौन कौन एलिमेंट आते हैं, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। और मैं बोलूं थर्ड पीरियड में कौन कौन एलिमेंट आते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। तो सुनेंगे, जो भी एलिमेंट पीरियड सेकंड के होते हैं, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, जो भी एलिमेंट पीरियड सेकंड के होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो बिलोंग करते हो पीरियड सेकंड से, अगर वो बनाए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उनके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करते हैं हम बाय
चार्ज कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला? जो भी एलिमेंट सेकंड पीरियड में आते हैं और अगर वे एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं तो उसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम जब रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस करेंगे चार्ज कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है? और अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है पीरियड थर्ड से और वो अगर बनाया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो उसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करेंगे हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड से। समझ गए होगे कौन सा कहां अप्लाई करना है? तो अगर पीरियड सेकंड का एलिमेंट बनाया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कैसे चेंज करेंगे? चार्ज कोवेलेंट बॉन्ड से। और अगर पीरियड थर्ड का एलिमेंट है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड से। अब मैं एक करके दिखा देता हूं। जैसे अभी हमने तुम्हें बताया है ओजोन के बारे में, ऐसे फिगर बना था कुछ। ये बताओ ऑक्सीजन किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अभी मैं बताया हूं कि सेकंड पीरियड कहां से कहां तक बिलोंग करता है? तो लिथियम से लेकर के नियॉन तक। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऑक्सीजन कहां पर है? सेकंड पीरियड में आ गया। और अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे रिप्लेस करेंगे? चार्ज कोवेलेंट बॉन्ड से। अब कैसे करना है ध्यान सुनेंगे। बस हमें सिंपल सा क्या करना होता है, ये डबल बॉन्ड जो है इसको नॉर्मल रहने दो। अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें बस हमें क्या करना होता है, सिंगल बॉन्ड ला दो। और जिधर की तरफ हम इलेक्ट्रॉन दे रहे थे उसके ऊपर ला दो माइनस चार्ज और जो दे रहा था उसके ऊपर प्लस चार्ज। मतलब जो डोनर एटम था उस पर प्लस चार्ज लगा देना और जो एक्सेप्टर एटम था उस पर माइनस, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा करके कोवेलेंट बॉन्ड लगा देना। बस सब बैलेंस हो जाएगा। अब तुम चेक कर लेना क्या सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना? और एक चीज और है कि ये करंट टाइम की बात है। करंट टाइम कौन सा समझ रहे हो? इस समय। ये लेविस कोशल थ्योरी नहीं बता के गए थे। लेविस कोशल तो बता के जो गए थे हम लोग छोड़ दिए, वो पढ़ चुके हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो करंट टाइम की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं। मतलब ये जो काम हम कर रहे हैं ये लेविस कोशल थ्योरी के थ्रू नहीं हम लोग कर रहे हैं, ये हम प्रेजेंट टाइम के हिसाब से कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब हम ये काम कर रहे होंगे तो एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। कुछ बात समझ में आया? ये बहुत भयानक कंफ्यूजन होता है लोगों को कि जब ये काम करते हैं तो कई बार चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रॉन है अनबैलेंस हो जाता है। 8 की जगह 10 हो जाता है और कई जगह 8 के बजाय 6 हो जाता है, जिसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर लेविस कोशल थ्योरी नहीं फॉलो कराएंगे क्योंकि ये लेविस कोशल थ्योरी के अंदर की बात नहीं है। ये अभी हम करंट टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? और अभी मैं बताऊंगा कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो लेविस कोशल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए तो लेविस कोशल थ्योरी को हटा करके हम आगे पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना? अगर ऐसा नहीं होता, मतलब लेविस कोशल थ्योरी हर एक कंपाउंड फॉलो करता, तो शायद आज भी हम वही पढ़ते। फिर ना हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते, ना वेस्पर थ्योरी पढ़ते और ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते। समझ गए? मतलब अभी कुछ कमियां होंगी लेविस कोशल थ्योरी में, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हम लेविस कोशल थ्योरी को अब नहीं मानते हैं। तो हम देख लेंगे अभी आगे। अभी जो मैं चीज बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखेंगे। ठीक ना? तो ये हमारा ऑक्सीजन वाला, ओजोन वाला हो गया। इसी तरह से एक कंपाउंड मैं देख रहा हूँ SO2 का। SO2 ये मैं बताया हूँ कि नहीं बताया ना? तो चलो यहाँ देख लो। सल्फर, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होता है। और 6 की बात करें तो एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, 2 यहाँ शेयर किया, 4 की शेयरिंग किया और बचा कितना? 2 बच गया। अच्छा, इस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 और 2 यहाँ शेयर कर गए, 6। और इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन एज इट हैं। देखो तो क्या सब स्टेबल है? 4 and 4 8, 4 2 6 and 2 8। सल्फर स्टेबल, ऑक्सीजन 6 and 2 8 चलेगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बना रहा है? सल्फर। और सल्फर की बात करें तो ये किस पीरियड का एलिमेंट है?
ये देखो तो पीरियड थर्ड के एलिमेंट ये हैं और सल्फर यहाँ देखो पीरियड थर्ड में आ रहा है, तो ये सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और अगर ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं रिप्लेस करूंगा बाई डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसके थ्रू रिप्लेस करना है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जहां पे ऐसे कर देना है, ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, और जहां कोऑर्डिनेट है वहां जस्ट डबल बॉन्ड ला दो, मतलब हमें ऐसे कर देना है। ठीक है ना? ऐसा करने का मतलब क्या हुआ, इसने शेयरिंग कर लिया। कुल मिलाकर करने के बाद ये है, तो अगर मैं यहाँ देखूं तो इधर शेयरिंग किया और इधर शेयरिंग करा दोगे तो सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ऑक्सीजन तो बहुत बढ़िया से स्टेबल है कि नहीं? 4 एंड 2 यहाँ शेयरिंग कर लिया 6, और ये 2 उधर के शेयरिंग से आ गए 8 हो गया ऑक्सीजन स्टेबल। इस ऑक्सीजन की बात करो तो 4 यहाँ पे 2 शेयरिंग और 2 सल्फर का 8 हो गया ये भी। लेकिन सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सल्फर के पास अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। रुक जाओ थोड़ा सा, ये 2 4 एंड 2 6 होता है वैलेंस शेल में ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नेट कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 4 4 8 एंड 2 10। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर क्या लेविस कोशल थ्योरी को फॉलो कर रहा है? नहीं, तो ये लेविस कोशल थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम रिप्लेस करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, तब वहां पे लेविस कोशल थ्योरी मत लगाना शुरू कर देना, नहीं तो रिप्लेस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे, इसको भी बना लें, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। मॉड्यूल मिल जाएगा, ठीक है सबको? थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है बट मिल जाएगा, जितना इसका नोट्स है सब मिल जाएगा। हाँ, तो ऐसे बन जाएगा। एक और बना के दिखा दो मैं, SO3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसे बना के दिखाना सब लोग। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे SO3 में? SO3 बन गया, अभी नोट ही कर रहे हैं। अरे नहीं करो। देखेंगे इसको कैसे किया जाएगा। सुनो सब लोग, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे रख दे रहा हूँ। 6 की बात करें तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 की। तो मैं शेयरिंग कर दे रहा हूँ 2 की, तो इधर मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, तो सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन।
तो इस तरह से यहाँ पे 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। और सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ तो? 6 ना। तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए और 2 ये हो गए। क्या सल्फर स्टेबल हो गया? 4 and 4 8 चलेगा। और अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर लिया मतलब ये लेविस क्रोसेल थ्योरी को फॉलो कर रहा है, स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6, 4 ये और 4 ये, 8 हो गया। अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। क्या ये दोनों ऑक्सीजन स्टेबल हैं? नहीं। और क्या इनके साथ ये सल्फर कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहेगा? नहीं। इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा क्योंकि ये लेविस क्रोसेल थ्योरी से अलग हो जाएगा। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं तो ये अब फिर से म्यूचुअल शेयरिंग नहीं करना चाहेगा, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये शेयरिंग पे लगा देगा तो अब अपने भी यूज करेगा और ये भी यूज करेगा, तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। और इस तरह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को भी ये शेयरिंग पे लगा दे तो ये भी सल्फर स्टेबल, वो भी स्टेबल। तो इस तरह से देखा जाए तो सल्फर के भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन 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 के भी। तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। और अगर मुझे इसे रिप्लेस करना हुआ तो कैसे रिप्लेस करूंगा? चार्ज कोवैलेंट बॉन्ड से कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड से? यहाँ पे मैं बनाऊंगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला है वो है कौन? ऑक्सीजन की सल्फर, सल्फर बना रहा है ना, तो यहाँ पे सल्फर। तो थर्ड पीरियड का हो गया। और थर्ड पीरियड के लिए हम रिप्लेस करेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड से। ठीक है, नोट कर लें सब लोग। जो डोनेट करता है उसी को लेके चलना है, या तो बना तो 2 के बीच में है। और अब हम बात करेंगे लेविस क्रोसेल थ्योरी के ड्रॉबैक, क्या कमियां थी, क्यों उसको हटा दिया गया। ठीक है ना, तो जल्दी से करो इसे फिर। हटाएं। तो सुनेंगे थोड़ा। लेविस क्रोसेल का कहना क्या था? सुनो सब जल्दी से। लेविस क्रोसेल का कहना यह था कि नेचर में जितने भी एटम हैं उनके वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो स्टेबल है, और नहीं होगा तो स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो नेचर में स्टेबल नहीं है, तो वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मतलब हुआ। लेकिन लेविस क्रोसेल थ्योरी की जो पूरी बात थी ये 100% सही नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड देखे गए जिनके वैलेंस शेल में ना ही 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं और कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल मिले हैं जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, फिर भी वो नेचर में स्टेबल थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं लेविस क्रोसेल थ्योरी ही गलत था। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखा जाए BF3 की बात करें, बोरॉन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। और अगर मैं पूछूं कि क्या यहाँ पे बोरॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं, बोरॉन के वैलेंस शेल में यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन, फिर भी ये हमारा मॉलिक्यूल नेचर में स्टेबल होता है। तो अगर इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और फिर भी ये नेचर में स्टेबल है, इसका मतलब ये लेविस क्रोसेल थ्योरी को नहीं मान रहा है। सिंपल सी बात है। इसी तरह से और भी मॉलिक्यूल हैं जैसे कि PCl5। ठीक है ना, जैसे ही हमारे पास PCl5 है, अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे फास्फोरस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है।
फास्फोरस के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया और एक यहाँ शेयर किया। इस तरह से देखा है तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। मतलब फास्फोरस के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10। तो ये भी तो लेविस कोसल थ्योरी को नहीं फॉलो कर रहा है और ये भी नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये दोनों कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कंटेन कर रहे हैं फिर भी ये नेचर में स्टेबल है, ये भी नेचर में स्टेबल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लेविस कोसल थ्योरी गलत थी। इसीलिए लेविस कोसल थ्योरी को आगे फॉलो नहीं किया गया, ठीक है ना। तो इसके बाद से हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन ये सारे कंपाउंड इस बात को प्रूव करते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो स्टेबल होगा। वो अलग चीज है कि मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड पे ये चीज लग रही है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी स्टेबल है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो भी स्टेबल है। तो ये कुछ कंपाउंड किस चीज को दिखा रहे हैं? इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि लेविस कोसल थ्योरी को जो फॉलो करेगा वही नेचर में स्टेबल होगा। नेचर में ऐसे भी कंपाउंड हैं जो लेविस कोसल थ्योरी को ना फॉलो करे तो भी वो स्टेबल है, ठीक है ना। एक चीज और है, जिस कंपाउंड के अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है और वो नेचर में स्टेबल है, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है ना। और ऐसे कंपाउंड जिनके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनको हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा ऑप्शन या कौन सा कंपाउंड हाइपर वैलेंट है जो कि बताइए लेविस कोसल थ्योरी को फॉलो करेगा या नहीं। तो ऑप्शन दे सकता है कई सारा, बस तुम्हें ये चेक करना होगा कि क्या वो नेचर में स्टेबल है, और स्टेबल है तो क्या लेविस कोसल को फॉलो करेगा, नहीं फॉलो करेगा और नेचर में स्टेबल है तो इसका मतलब वही क्या होगा, हाइपर वैलेंट कंपाउंड है। ऐसे ही एक और कंपाउंड है SF6, यहाँ देखो तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे? सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ पे, ऐसे ये 6 बार शेयरिंग किया है 6 फ्लोरीन से। तो इस सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। और फिर भी अगर नेचर में स्टेबल है इसका मतलब ये भी कैसा कंपाउंड है, हाइपर वैलेंट कंपाउंड है। समझ गए होंगे? तो कोई जरूरी नहीं है कि नेचर में वही कंपाउंड स्टेबल होंगे जिनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 से कम होगा तो भी स्टेबल हो सकता है और ज्यादा होगा तो भी स्टेबल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर लें, ये एक तरह से कहा जाए तो एक्सेप्शन है लेविस कोसल थ्योरी के, ठीक है। मॉड्यूल जब मिलेगा तो इसको हम लोग एक बार रीड कर लेंगे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। ड्रॉबैक या एक्सेप्शन दोनों कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, आज की कहानी यहीं तक रहेगी, फिर मिलेंगे हम लोग कल, ठीक है ना। तो बस